हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं फरवरी का चौथा हफ्ता जो कल ही खत्म हुआ है उसके 151 टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो मैं कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। टोटल क्वेश्चंस की संख्या पिछले हफ्ते से कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार करंट अफेयर इस हफ्ते में नहीं हुए, तो लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासकर जो ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड हैं या फिर जो ISSF वर्ल्ड कप से रिलेटेड हैं, जो शूटिंग का वर्ल्ड कप चल रहा है। तो ये सब क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं और 22 से 28 फरवरी तक के ये क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। इसके अलावा जो भी अभी एग्जाम हुए थे जैसे सिंडिकेट बैंक, आंध्र प्रदेश का ग्रेड बी एग्जाम, इस तरह के सारे एग्जाम्स में 90 से 95% क्वेश्चन हमारे वीडियोस में से आए हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो इस लिंक पर आपको जाना होगा www.facebook.com/gaurav-garg-education। और एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारी जो पेन ड्राइव है SBI PO के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा फास्ट सेलिंग यही है और हम पेन ड्राइव में लगभग 200 वीडियो हैं जो पूरा सिलेबस कवर करते हैं वीडियोस के रूप में। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी तरह के पेन ड्राइव में काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो दिए गए हैं जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK सब कवर करेंगे। इसके अलावा एक वीडियो रोज़ हम एक्स्ट्रा SBI PO के स्टूडेंट्स को देते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप कोई भी पेन ड्राइव हमारी लेना चाहते हैं तो 9580048004 पर आपको कॉल करना होगा। और फॉर एग्जाम्पल आज ही सुबह आप देख सकते हैं 1 मार्च को आज वीडियो डाला है कोडिंग डिकोडिंग। ये हाई लेवल का वीडियो है, इसमें हाई लेवल के SBI PO के लिए क्वेश्चन है और पजल के ये 4 एक्स्ट्रा सेट ऑलरेडी, बल्कि 5 सेट कहूँगा मैं, हाई लेवल के वेबसाइट पर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस तरह से टोटल 31 वीडियो हमने पिछले 31 दिनों में SBI PO के लिए वेबसाइट पर डलवाए हैं। ये वीडियो डाउनलोड तो कोई भी कर सकता है लेकिन देख सिर्फ वही पाएगा जिसके पास पेन ड्राइव और उसके साथ मिला हुआ डोंगल जिसके पास होगा। तो पेन ड्राइव लेने में आप बिल्कुल देरी मत करिए। और चलिए अब मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करता हूँ। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से जो वर्ल्ड माइग्रेशन ट्रेंड्स 2016 हैं, कौन सा ऐसा देश है जिसमें हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNWI इनकी संख्या सबसे ज़्यादा आई और सबसे ज़्यादा किस में से निकली। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल मतलब होता है अमीर आदमी यानी रिच पीपल, जिनके पास कैश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें 2016 के अंदर सबसे ज़्यादा अमीर लोग आए और किस देश में से सबसे ज़्यादा अमीर लोग निकले। तो सबसे ज़्यादा अमीर लोग आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये मैं नेट की बात कर रहा हूँ, यानी कुछ ऑस्ट्रेलिया में आए और कुछ निकले, लेकिन टोटल नंबर सबसे ज़्यादा आने वालों का था ऑस्ट्रेलिया में और सबसे ज़्यादा निकलने वालों का था फ्रांस में से। तो कितने निकले ये उतना ज़रूरी नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में से लगभग 11,000 लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा आए ऑस्ट्रेलिया में, जो रिच पीपल हैं, हाई नेटवर्थ, और फ्रांस के अंदर से निकले लगभग 12,000। तो ये रहे टॉप। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 इनकमिंग में, जिसने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, और फ्रांस में से सबसे ज़्यादा गए। भारत की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब हमारा जो तट है जिसे कोस्ट कहते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए कोस्टल सर्वेलेंस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है कि हम 38 रडार स्टेशन बनाएंगे और 4 मोबाइल कोस्टल रडार बनाएंगे। आपको बताना है टोटल पैसा इसमें कितना लगेगा। ये हमारी मदद करेगा जो हमारे तट की रक्षा करता है, जिसे बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तट रक्षक। इसमें टोटल खर्चा आएगा 800 करोड़ रुपए। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको, हमारी जो सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात की है और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की है। और पहली बार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इनमें से कौन सा है जिसने एक आधार बेस्ड कैशलेस लोन डिसबर्सल और इंस्टेंट लोन डिसबर्सल स्कीम स्टार्ट की है। ये एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है MFI और इसका नाम है भारत फाइनेंशियल। तो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से ये स्कीम स्टार्ट की गई है। और भारत फाइनेंशियल जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। 1998 में ये बना था और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं विक्रम अकूला। तो ये सारे तथ्य जो भी मैं एक्स्ट्रा बताऊं ये आप लिख लीजिए करिए कहीं, इससे आपको अलग अलग तरह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यही वीडियो काफ़ी रहेगा। ऑरिकन एंटरप्राइज कंपनी है उसकी, ये कंपनी वो है जो परिजात एंटरप्राइज की मुख्य कंपनी है। ये 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है जिससे एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जा सके नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, खासकर पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट जो पैकेजिंग में मदद करते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो भारत के कौन से राज्य के अंदर बनाएगी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ये राज्य है ओडिशा और इसमें 35 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ में बीजू जनता दल की सरकार है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, जिसपे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
फ्लिपकार्ट हो गई या स्नैपडील, अमेजॉन, ये सब। तो इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जो जिसने बहुत सारे लोगों को नौकरी से अभी निकाल दिया है, और इस कंपनी के जो फाउंडर हैं उन्होंने अपनी तनख्वाह लेने से भी मना कर दिया है, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है, इसमें जो इन्वेस्टर थे, इस कंपनी के मुख्य इन्वेस्टर था सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक एक जापान का टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन इसने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि फाइनेंशियली वायबल उतनी नहीं है, उतना प्रॉफिट कंपनी नहीं कमा रही है। तो इस कंपनी का नाम है स्नैपडील। और स्नैपडील के फाउंडर एग्जाम में जरूर पूछेंगे, एक है कुणाल बहल जो वॉर्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और दूसरे हैं रोहित बंसल। तो ये बंसल सरनेम काफी कॉमन है एंटरप्रेन्योरियल सर्किट में, लेकिन याद रखिए सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ये फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं, और अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भारत और रुवांडा के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इनमें से कौन से क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए, यानी ये दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ मदद करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, इनमें से कौन से क्षेत्र में आपसी सहयोग करेंगे, म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे। रुवांडा अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी है किगाली, KIGALI। और रुवांडा वही देश है, अगर आपको याद हो, अर्ली 1990s के अंदर इस देश में हुतू और तुत्सी समुदायों के बीच में दंगे हुए थे, जिसमें हुतूज ने इस देश में जितने भी तुत्सी थे सबको खत्म कर दिया था। तो लाखों लोग मारे गए थे, और अफ्रीका का ये देश है रुवांडा। मैं चाहूंगा आप एक फिल्म भी देखिए, होटल रुवांडा, अगर आपको समय मिले, होटल रुवांडा, इस देश के बारे में ज्यादा जानने के लिए। तो ये जो एग्रीमेंट भारत के साथ साइन किया है इस देश ने, ये तीनों चीजों में किया है, एयर सर्विसेज, वीजा एग्जाम्पशन और एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, यानी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट सेंटर बना रहा है रुवांडा की राजधानी किगाली में। इसके अलावा पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए दोनों देशों ने एयर सर्विसेज एग्रीमेंट और वीजा एग्जाम्पशन एग्रीमेंट भी साइन किया है। आपसे ये भी पूछेंगे कि रुवांडा में इंपॉर्टेंट व्यक्ति सबसे कौन है, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं पॉल कगामे, ये हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पॉल कगामे है रुवांडा के प्रेसिडेंट। और एक और कंट्री है जिसके एग्जाम में बहुत ज्यादा आजकल पूछ रहे हैं प्रेसिडेंट, और वो है जिम्बाब्वे के। ये बहुत ज्यादा न्यूज में आए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अब ये, इनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे हैं जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। रॉसकॉस्मॉस, जैसे भारत के पास है इसरो, अमेरिका के पास है नासा, रशिया के पास है रॉसकॉस्मॉस, ये वहां की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस। रॉसकॉस्मॉस ने एक अनमैन्ड कार्गो शिप छोड़ा है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया है, इसका नाम क्या है? तो एक तो ये याद रखिए रॉसकॉस्मॉस कहां की है, यानी ये कार्गो शिप जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गया है ये रशिया का है, और इसका नाम इन्होंने रखा है प्रोग्रेस 66। इनमें से कौन सी स्पोर्ट्स वियर उपकरण बनाने वाली कंपनी है जो खेलते वक्त खिलाड़ी पोशाक पहनते हैं, उसको बनाती है ये कंपनी। इसने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया था, और ये एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस पार्टनर बन गई है मिशन 11 मिलियन प्रोग्राम के लिए। पहले मैं ये बता देता हूं मिशन 11 मिलियन प्रोग्राम क्या है। भारत में 11 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा 1.1 करोड़ बच्चों को फुटबॉल में प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम है 11 मिलियन, और इसको सपोर्ट करेगी एडिडास कंपनी। एडिडास बहुत बड़ी कंपनी है, इसके सारे स्पोर्ट्स वियर आते हैं, खेल के उपकरण आते हैं, और एडिडास जर्मनी की कंपनी है, ये भी आप याद रखिए। जर्मनी में एडिडास का हेडक्वार्टर है, और इस कंपनी के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है मिस्टर कैस्पर। और एक बात और याद रखिए, इस बार जो अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो भारत के अंदर खेला जाएगा, इंडिया में। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनकी एक जीवनी है, लिखी गई है, जिसका नाम है द पीपल्स महाराजा, लोगों के महाराजा, क्योंकि ये पटियाला के जो रॉयल परिवार हैं, शाही परिवार है, उनसे संबंध रखते हैं, उनके युवराज हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो आप बताइए, इनके जीवन पे जो किताब लिखी गई है द पीपल्स महाराजा, किसने लिखा है इस किताब को? इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। एक बात याद रखिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे अभी अभी, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, कई जगह हुए थे उत्तर प्रदेश में। तो 11 मार्च को रिजल्ट आ रहा है। 11 मार्च को कैप्टन अमरिंदर सिंह के भविष्य का भी बहुत बड़ा एक दिन है, ऐसा कह सकते हैं, 11 मार्च। मेहरीबान अलीयेवा, ये जो इनमें से कौन से देश के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की पत्नी है, और ये उस देश की पहली उप राष्ट्रपति चुनी गई हैं। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, इनमें से कौन सा देश है, ये इसका ध्वज है इस देश का, अगर आप पहचान पाए तो। चलिए एक हिंट देता हूं, इस देश की राजधानी है बाकू। क्या अब आप इस देश को पहचान सकते हैं? ये देश है अजरबैजान। अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव, इनकी पत्नी मेहरीबान अलीयेवा बन गई हैं इस देश की पहली उपराष्ट्रपति।
इनमें से किस व्यक्ति को कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया है? नए चेयरमैन बने, इससे पहले बलबीर सिंह चौहान थे। कावेरी एक ऐसी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एकमात्र नदी है दक्षिण भारत की जो पूरे साल बहती है, इसमें पानी की कमी बिल्कुल नहीं होती। दक्षिण भारत की जितनी भी बाकी नदियां हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, और भी बहुत सारी हैं, ये नदी सूख जाती हैं। इनमें से कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो पूरे साल बहती है। सिर्फ कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है दक्षिण भारत में जो पूरे साल बहती है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो कावेरी नदी जो विवाद है वो दो राज्यों में है, तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी नदी निकलती कर्नाटक से फिर तमिलनाडु जाती है। तो इन दोनों राज्यों को इसकी पानी की जरूरत है, दोनों राज्य इस पर निर्भर करते हैं। और इसके लिए कावेरी वाटर सुलझाने के लिए एक ट्राइब्यूनल है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। इसका चेयरमैन बनाया गया है न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे को। तो ये सब तथ्य आपको याद रखने हैं। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि कावेरी नदी और गोदावरी में से दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है। तो याद रखिए, गोदावरी है दक्षिण गंगा और कावेरी है दक्षिण भारत की गंगा, यानी गंगा ऑफ द साउथ। सिडबी बैंक है जो भारत का स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी लघु उद्योगों के लिए है। और ये वही बैंक है जो मुद्रा बैंक चलाता है, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिए जाते हैं शिशु, तरुण और किशोर, वो मुद्रा बैंक द्वारा दिए जाते हैं लघु जो उद्योग है उनके लिए। तो सिडबी जो बैंक है, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इनमें से कौन से बैंक के साथ मिलकर ये जो छोटे लघु उद्योग हैं उन्हें कंसेशनल फाइनेंस देगा, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को? ये बैंक है विजय बैंक। और विजय बैंक सब जानते हैं कर्नाटक का बैंक है। और विजय बैंक के बारे में आपसे ये भी पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं वो हैं किशोर संसी। इसके अलावा जो सिडबी है इसके बारे में भी बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। सिडबी बना था 1990 में और इस बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं डॉक्टर छत्रपति शिवाजी। डॉक्टर छत्रपति शिवाजी जो मशहूर, जिनका मराठी जो वॉरियर थे हमारे छत्रपति शिवाजी जी, उनके नाम पे इनका नाम है। तो ये नाम याद रखना फिर भी आपके लिए काफ़ी आसान है। सिडबी बैंक के ये सीईओ हैं। हमारा जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि वो भारत में बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट लेके आएगा, भारत के हर गांव के अंदर। कौन से साल तक लेकर आएगा? तो यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन यानी यूएसओ फंड के तहत ये भारत में बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड का ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन हर गांव में पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए जो डेडलाइन रखी है वो रखी है 2018। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने रेवेन्यू सरप्लस बजट पास किया है? रेवेन्यू सरप्लस बजट का मतलब ये होता है इस राज्य की जो रेवेन्यू है यानी जो आमदनी है वो इसके व्यय यानी एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगी। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए पास किया है और ये राज्य है गुजरात। एक बात और याद रखिए, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग। इनका नाम है विजय रूपानी। उतने पॉपुलर नहीं है इसलिए ज्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जो उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो है नितिन पटेल। और नितिन पटेल ही इस राज्य के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट पास किया है, जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया है। तो याद रखिए, गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर और साथ ही साथ वहां के उप मुख्यमंत्री हैं नितिन पटेल और वहां के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, जो जब आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद बने थे। भारत और पोलैंड। पोलैंड एक छोटा सा देश है, समृद्ध देश है, यूरोप का देश है। इसकी राजधानी है वार्सो। अगर आपको याद हो, मैडम मारी क्यूरी वो भी पोलैंड की थी जिन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था। तो भारत और पोलैंड ने आपसी सहयोग के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। कौन सी चीज में एक दूसरे के साथ ये आपसी सहयोग करेंगे? तो ये कृषि में और कृषि से जुड़े हुए जो भी विभाग हैं उनमें एक दूसरे के साथ ये एग्रीमेंट करेंगे। पोलैंड एक यूरोप का देश है और यूरोप में बहुत कम कंट्री ऐसे हैं जहां पे यूरो नहीं चलता। ज्यादातर देशों में यूरो चलता है, जिसमें यूरो नहीं चलता वो देश एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो पोलैंड की करेंसी यूरोपियन कंट्री है लेकिन यूरो नहीं चलता। यहां पे क्या चलता है? जलोटी। तो पोलैंड की मुद्रा है, करेंसी है जलोटी। इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व में, तो टाइगर बोलते हैं बाघ को, तो भारत में बहुत ज़्यादा बाघ हैं यहाँ पे। अगर आप मुझसे पूछें टोटल तो 164 बाघ हैं जो इस टाइगर रिजर्व के अंदर हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर मिला है। शूट एट साइट का मतलब ये होता है कि अगर कोई बाघ को मारने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दो। तो इस पर बहुत बड़ा विवाद भी हुआ कि आप जानवरों को बचाने के लिए आदमियों को गोली कैसे मार सकते हैं, लेकिन इस पर डिसीजन अब ले लिया है सरकार ने और ये है जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व। ये पार्क भी है यहाँ पे, टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट, जो टाइगर के लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पोचिंग चलती है। पोचिंग मतलब होता है कि जैसे जो बाघ हैं उनकी खाल के लिए और दूसरे उनके अंगों के लिए इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय जो इलीगल ट्रेडिंग है, अवैध व्यापार होता है और उसमें बहुत बड़ी इनकी इंडस्ट्री है। तो ये सब आपको याद रखना है।
इनमें से कौन सी भारत की एफएमसीजी कंपनी है जिसने ग्रीस की कंपनी चिपिटा के साथ एक एग्रीमेंट किया है? चिपिटा वैसे ऑलरेडी भारत में काम कर रही है, ग्रीस की कंपनी है, ग्रीस की राजधानी है एथेंस और यहाँ पे यूरो चलता है, यूरोप का देश है ये। एफएमसीजी कंपनी होती है जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बनाती है, जैसे पतंजलि है, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जैसे हिंदुस्तान लीवर है। ये कंपनियां जो जैसे बिस्कुट, साबुन, जो रोजमर्रा की चीजें ये बनाती हैं, इनको बोलते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। और जिस कंपनी ने चिपिटा के साथ एक एग्रीमेंट किया है, पार्टनर किया है, वो है ब्रिटानिया। और ब्रिटानिया कौन से ग्रुप के अंदर आती है? वाडिया ग्रुप, वाडिया ग्रुप। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। इनमें से जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इसने ये द्वारका दर्शन सर्किट बना रही है 6 किलोमीटर लंबा, 16 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये कौन सी स्कीम के अंडर बना रही है? तो आपको याद हो, अगर 2 स्कीम स्टार्ट हुई थी, एक हुई थी हृदय स्कीम और दूसरी स्टार्ट हुई थी भारत दर्शन स्कीम। तो हृदय स्कीम के अंडर ये बनाई जा रही है और हृदय की फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। यानी भारत की वो शहर जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको डेवलप किया जाएगा। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 21 जनवरी 2015 को और इसमें टोटल खर्चा 500 करोड़ रुपए का था, जो 12 भारत के ऐसे शहर आइडेंटिफाई किए गए थे जो बहुत ज़्यादा हमारे, जहाँ मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारी धरोहर हैं, उनको डेवलप किया जाएगा। तो ये सब तथ्य याद रखिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वैसे इसका एग्जाम भी होता है और फॉर्म इसका निकलने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनमें से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ यानी IATA के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। इन्होंने एक एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग सोल्यूशन बनाया है जिससे एयरपोर्ट्स के ऊपर जितने भी एयरपोर्ट ऑपरेटर हैं उसे यूज कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग सोल्यूशन है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम इन्होंने रखा है स्काईरैव 360। स्काईरैव 360 नाम का ये है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं इसके लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके अंडर आता है? इनका नाम है अशोक गजपति राजू। अशोक गजपति राजू। इनको किरण रिजिजू से कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राजू और रिजिजू, तो किरण रिजिजू अलग मंत्रालय में है। चलिए आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन बताइए, किरण रिजिजू कौन सा मंत्रालय उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट है? किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के हैं ये, और अशोक गजपति राजू ये हैं हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री। इनमें से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अभी अभी, इनमें से कौन से जानवर जो एम्फीबियन कैटेगरी में आता है? एम्फीबियन का मतलब ये होता है वो जानवर जो जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, जैसे मेंढक होता है, वो एम्फीबियन होता है। तो इनमें से कौन सा जानवर है जिसके 4 नई प्रजातियां वेस्टर्न घाट्स पर देखी गई हैं? तो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज, ये सब हमारे हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। हॉटस्पॉट मतलब जहां पे बहुत ज्यादा फ्लोरा और फोना यानी वनस्पति जीव ये सब मिलते हैं, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। तो साइंटिस्ट ने किस चीज की 4 नई प्रजातियां खोजी हैं वेस्टर्न घाट में? तो ये खोजी हैं फ्रॉग की ही, यानी मेंढक की। और ये नाइट वाले मेंढक हैं जो रात में एक्टिव रहते हैं और इनको बोलते हैं निक्टी बट्राकुस। निक्टी बट्राकुस नाम के ये नाइट फ्रॉग हैं। भारत ने इनमें से कौन सी टीम को अभी अभी हराया है? आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर फाइनल में जो कोलंबो में हुआ था, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इसमें भारत ने हराया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट देश है क्योंकि ये ब्रिक्स का हिस्सा है। 5 देश जो ब्रिक्स बनाते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया और भारतीय टीम की कैप्टन थी मिथाली राज। मिथाली राज। अभी अभी नेशनल बायोडायवर्सिटी कांग्रेस हुआ जिसका थीम था मेन स्ट्रीमिंग बायोडायवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका 3रा अध्याय था। तो आपको बताना है ये बायोडायवर्सिटी कांग्रेस कहां पर हुआ। ये हुआ तिरुवनंतपुरम केरला में। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है और इसका नाम रखा गया विविधा। विविधा। 13वां नाट्यांजलि फेस्टिवल अभी अभी कहां पे हुआ? 13वां नाट्यांजलि फेस्टिवल ये हुआ तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु, यहां पे मुख्यमंत्री बने हैं एडप्पा पळनिस्वामी। एडप्पाडी पळनिस्वामी। बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल अपहेवल हुआ यहाँ पे। जब जयललिता जी का निधन हुआ तो पहले तो ओ पनीरसेल्वम बन गए। ओ पनीरसेल्वम को फिर हटा दिया शशिकला ने, फिर शशिकला को जेल हो गई और फिर बन गए पळनिस्वामी। कहते हैं ये भी शशिकला के थोड़े नजदीक हैं और ओ पनीरसेल्वम के साथ सब ज्यादा अन्याय हुआ है। तमिलनाडु, आज के लिए आपका दूसरा सवाल, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बहुत ज्यादा न्यूज में आए थे, बहुत ही ज्यादा। तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? और तमिलनाडु से रिलेटेड और तो कुछ नहीं पूछेंगे। तमिलनाडु का एक खेल था, अब तो खैर न्यूज में नहीं है उतना, जलीकट्टू, तो ये भी याद रख सकते हैं। भारत ने पहले टारगेट रखा था 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का, सोलर पावर जो भारत लगाएगा। टोटल प्रोजेक्ट लगाएगा भारत, सोलर पार्क बनाएगा, मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगा। टोटल 20,000 मेगावाट का टारगेट रखा था, उसको बढ़ा के कर दिया है 40,000 मेगावाट। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि
जो टारगेट है उसे बढ़ा के 40,000 मेगावाट कर दिया है। तो पुराना टारगेट क्या था? पुराना टारगेट 20,000 मेगावाट। और ये जो बिजली मंत्रालय है हमारा, ये पीयूष गोयल जी के अंडर है। कोल पावर ये सब संभालते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल। और जो साइंटिस्ट हैं, ये भारत के साइंटिस्ट हैं, याद रखिए, इन्होंने एक रिचार्जेबल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बनाया है, यानी एक ऐसा एनर्जी स्टोर करने वाला डिवाइस है जो रिचार्जेबल है, आप इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। इसमें कौन से खाद्य पदार्थ का उपयोग किया गया इसको बनाने के लिए, यानी इस खाद्य पदार्थ में से भी चीज़ें ली गई हैं इसको बनाने के लिए। तो ये है ग्रीन टी, हरित चाय। हरित चाय के कुछ तत्व हैं जो इस रिचार्जेबल एनर्जी स्टोरेज बैटरी डिवाइस को बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये बनाया किसने है? ये बनाया है CSIR, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, जो पुणे में है, और अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, जो ACSIR बोलते हैं, नई दिल्ली में, इसके वैज्ञानिकों ने मिलकर ये बनाया है। नेस्कॉम, नेस्कॉम ने इनमें से कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया है? ये अब डिजिटल टेक्नोलॉजी शिफ्ट और IoT से रिलेटेड चीज़ों पर काम करेंगे इंडस्ट्री के अंदर। IoT बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर अपना पंखा चलाना है तो आप बटन दबाते हैं, लेकिन आप इंटरनेट से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन्हें इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर पाएंगे, बहुत ही आसान आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। इसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स भारत में 2020 तक $15 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, ये भी याद रखना है। तो ये इन्होंने कोलैबोरेशन किया ITAC के साथ, ITAC जापान। और ITAC किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेलरेशन कंसोर्टियम, यानी शॉर्ट में ITAC। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ एयर सर्विसेज एग्रीमेंट साइन किया है? एक तो रवांडा के साथ किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरा किसके साथ किया है? तो ये भारत ने किया है ग्रीस के साथ। और ग्रीस की राजधानी एथेंस है। एथेंस में पहले ओलंपिक खेल हुए थे 1896 में, और 2004 में दोबारा भी हुए थे, जब राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं, ये कौन से मंत्रालय के हैं? ये है आज के लिए आपका चौथा क्वेश्चन। राज्यवर्धन सिंह राठौर कौन से मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं? इनमें से कौन से अफसर हैं सरकारी, कॉलमनिस्ट और डायरेक्टर? ये भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के डायरेक्टर रह चुके हैं, इनका भी अभी निधन हो गया। तो इनका नाम है VK श्रीनिवासन। और इकरा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इकरा के हिसाब से भारत की जो इन्होंने पहले ग्रोथ कही थी फाइनेंशियल ईयर 2017 में, तो इसका जो थर्ड क्वार्टर है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, फाइनेंशियल ईयर 2016 यानी पुराना जो फाइनेंशियल ईयर था, जो 31 मार्च 2016 को खत्म हुआ था, उसका जो थर्ड क्वार्टर था उसमें भारत की ग्रोथ थी 7.2%। लेकिन अभी अभी जो हमारा खत्म हुआ है दिसंबर में, Q3 इस फाइनेंशियल ईयर का 2017, फाइनेंशियल ईयर 2017 अब 31 दिन बाद खत्म हो जाएगा, 31 मार्च को। तो इसमें कितनी ग्रोथ हुई Q3 में? तो पिछले साल हुई थी 7.2 और इस साल हुई है 6.5%, यानी 70 बेसिस पॉइंट्स या 0.7% कम हुई है इस बार ग्रोथ, और यह विमुद्रीकरण के कारण हुआ है। और याद रखिए, इकरा के जो CEO हैं उनका नाम है नरेश टक्कर। ये है इकरा के CEO। और इकरा बना कब था? 1991 में। और इसका बस इस पे इतना ही पूछेंगे आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटाली चरकिन, ये कौन से देश के एनवॉय थे, राजदूत थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में? इनका भी अभी निधन हो गया। तो विताली चरकिन थे रशिया के। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का भी है और यूनिसेफ का भी है, दोनों का ही है। और रशिया की करेंसी है, मुद्रा है रूबल, जो बहुत बुरी हालत में चल रही है इस वक्त। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, और रशिया की राजधानी है मॉस्को। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसे बोलते हैं CCEA, ये कौन से देश के अंदर 900 मेगावाट क्षमता वाला अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है? यानी भारत ये प्रोजेक्ट बनाएगा। कौन से देश के अंदर 900 मेगावाट इसकी क्षमता होगी? और ये देश है नेपाल। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे देशों की मिलके ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर है। क्या आप बता सकते हैं कि काठमांडू में हेडक्वार्टर किस चीज का है? और नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं वो एक महिला हैं, उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। ये नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल, जिनको प्रचंड भी बोलते हैं। तो ये सब तथ्य याद रखिए। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जो ये कंपलसरी कर रही है कि जो भी सरकारी नौकरी के अंदर आएगा उसे 6 दिन एक एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रोग्राम होगा, वो अटेंड करना पड़ेगा, जिससे उसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ सेंसिटाइजेशन हो जाएगा और वो भ्रष्ट ना बने। तो ये कौन से राज्य की सरकार कर रही है? ये प्रोग्राम लाने का विचार कर रही है केरल की सरकार। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेफ्ट, जो वामपंथी पार्टी के हैं। और भारत की सरकार की बहुत ज़्यादा अभी बदनामी हुई है FCRA और सेडिशन लॉ के मुताबिक वॉर क्राइम्स के लिए, यानी जो
वॉर क्राइम होते हैं, जो कोई युद्ध चलता है तो उसमें जो क्राइम्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट ने कहा है किस कौन सी एनजीओ है जिसने ये ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट निकाली है। ये निकाली है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, यूके में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं अभी, उनका नाम है सलिल शेट्टी, भारतीय ही है सलिल शेट्टी, और ये 1961 के अंदर बनी थी। और इसके फाउंडर हैं पीटर बेनेंसन, मानवाधिकारों को बचाने के लिए काम करती है पीटर बेनेंसन। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत जो है वो उसने बहुत ज़्यादा वॉर क्राइम्स किए हैं, और 159 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं। इनमें से कौन सा देश है जो कंबाइंड वर्ल्ड कप होस्ट करेगा शूटिंग के लिए 2019 के अंदर? और एक बात याद रखिए, टोक्यो में 2020 में ओलंपिक खेल होंगे, आप जानती हैं, तो इसका ये क्वालिफाइंग इवेंट की तरह काम करेगा ये कंबाइंड वर्ल्ड कप, और ये होगा भारत के अंदर। तो इसमें 50 कंट्री और 400 450 के आसपास लगभग एथलीट्स हिस्सा लेंगे। और हमने कौन से देश के साथ नागरिक उड्डयन विभाग में सुरक्षा के लिए एक एमओयू साइन किया है? ये दोनों देश अब एक दूसरे की मदद करेंगे एक दूसरे का नागरिक उड्डयन विभाग में सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए। तो इसके लिए भारत ने कौन से देश के साथ एमओयू साइन किया है? ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं मैलकॉम टर्नबुल, बहुत आता है एग्जाम में ये। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप जानती हैं, कैनबरा। इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है जो दूसरा एशियन खिलाड़ी बना है, एशिया महाद्वीप का सिर्फ दूसरा खिलाड़ी बना है, और पूरी दुनिया का 16वां खिलाड़ी बना जिसने 1000 मैचेस खेल लिए हैं? अगर मैं सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट को मिला दूं, यानी T20 वनडे सब मिला के टोटल 1000 मैचेस खेल चुका है ये, और ये सिर्फ दूसरा एशिया महाद्वीप का खिलाड़ी है, और इसका नाम है कुमार संगकारा। अगर आपको याद हो, कुमार संगकारा बहुत ही महान श्रीलंका के विकेटकीपर बैट्समैन थे। और पहला कौन था 1000 मैच खेलने वाला? वो भी श्रीलंका का ही था, महिला जयवर्धने। और कुमार संगकारा आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल ये पाकिस्तान की जो, जैसे हमारे यहाँ भारत में आईपीएल होता है, पाकिस्तान के अंदर होता है पाकिस्तान का क्रिकेट लीग, उसमें कराची टीम के लिए खेलते हैं। तो पाकिस्तान की लीग को बोलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग या पीएसएल, उसमें कराची किंग्स टीम के लिए कुमार संगकारा खेलते हैं। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने सिगरेट और जो तंबाकू है उसके प्रोडक्ट्स पे बैन लगाने के लिए एक बिल पास कराए, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिल 2017। ये जो हुक्का बार है इस राज्य में, ये बिल्कुल बैन हो जाएंगे। ये प्रपोजल बिल हुआ है, अब देखते हैं पास होता है कि नहीं। हुक्का बार बिल्कुल बैन हो जाएगा। ये राज्य है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इनमें से कौन से व्यक्ति को पहला डॉक्टर सत्यपाल मेमोरियल अवार्ड मिला है? क्योंकि अमेरिका, माफी चाहूंगा, भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में रिश्ते अच्छे करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये जो पुरस्कार है ये मिलेगा, लेबर पार्टी है जो ब्रिटेन में, उसके सांसद हैं, इनका नाम है वीरेंद्र शर्मा। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो एक अलग वीडियो भी बनता है। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ये 112 कंट्रीज ने अप्रूव किया था। तो ये कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोकॉल है? ये प्रोटोकॉल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जनेवा। जनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 164 कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, और ये 164 कंट्री 97% वर्ल्ड का जीडीपी कंट्रोल करते हैं। और इनमें से कौन सा देश है जिसने राद उल फसाद, यानी फसाद को मिटा दो, सारी जो न्यूसेंस है उसे खत्म कर दो। राद उल फसाद ये टेररिज्म ऑपरेशन है, टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, जैसे तहरीक तालिबान एटसेट्रा, इसके लिए लॉन्च किया है। कौन से देश में ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हुआ है? अगर आपको याद हो, ज़रब अज़ब नाम का भी मिलिट्री ऑपरेशन इस देश ने लॉन्च किया था टेररिज्म को खत्म करने के लिए। ज़रब अज़ब किया था राहिल शरीफ ने। तो ये देश है पाकिस्तान। और अब आपके लिए 2 क्वेश्चन पूछता हूं। पाकिस्तान का आर्मी का चीफ कौन है इस वक्त? तो आपको बताना है आर्मी का जो चीफ होता है पाकिस्तान में सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। और दूसरा, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये दोनों आपको कमेंट्स में लिख के बताने हैं। इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जो क्रूड ऑयल से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो क्रूड ऑयल को का उत्पादन करने वाला, उसको प्रोड्यूस करने वाला भारत का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट राज्य अब कौन सा बन गया है, ये आपको बताना है। तो ये बन गया है राजस्थान। और पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, क्योंकि बॉम्बे हाई में हम बहुत ज्यादा तेल निकालते हैं। तो राजस्थान बन गया है। और इनमें से किस व्यक्ति को सोमालिया के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने? यानी सोमालिया का नया प्रधानमंत्री कौन बना है, ये सीधा सा सवाल है। सोमालिया का नया प्रधानमंत्री बना है हसन अली खैरे। और एक बात याद रखिए, सोमालिया ये एक
मोगादिशु इसकी राजधानी है, और जो अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, सोमालिया। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा जो हेल्थ मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, उसके अंडर आता है, और इसने सबसे बड़ा ड्रग सर्वे लॉन्च करा। ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी डिज़ाइन किया हुआ सबसे बड़ा ड्रग सर्वे था, जिससे जो ड्रग्स की क्वालिटी है ये पता चले, और इसमें यह पता चला कि 3% ड्रग्स हैं वो नकली हैं या क्वालिटी इन्फीरियर है उनकी, कम क्वालिटी की हैं। तो ये सर्वे किया NIB नोएडा ने, NIB नोएडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, वो हैं JP नड्डा, और इस डिपार्टमेंट में 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं जो इन्हें रिपोर्ट करते हैं। एक का नाम है अनुप्रिया पटेल और दूसरे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल जिप लाइन, ये है जिप लाइन, आप इस पे इस तरह से जा सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल जिप लाइन है, ये 2362 फुट लंबा है। ये कौन से 2 देशों के बीच में बना है, और गुआडियाना नाम की नदी है, इसको पार आप कर सकते हैं अब इस जिप लाइन से। सो ये जिप लाइन बना है स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। स्पेन और पुर्तगाल के जो राजधानी है वो है लिस्बन, और स्पेन की है मैड्रिड। और याद रखिए पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो हैं उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। और अगर आपको याद हो, एंटोनियो कोस्टा हमारे चीफ गेस्ट थे प्रवासी भारतीय दिवस पे। तो जो रिपब्लिक डे था उस पे तो क्राउन प्रिंस थे, मोहम्मद अब्दुल अल नैयान, उनका कुछ ऐसा नाम था, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी वो थे, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस पे थे एंटोनियो कोस्टा। और स्वच्छ भारत अभियान की या के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्वच्छ भारत अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर बनी है शिल्पा शेट्टी। और स्वच्छ भारत अभियान का जो स्लोगन है वो है 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लेanलीनेस, यानी स्वच्छता की तरफ एक और कदम, एक कदम स्वच्छता की ओर। हमारा जो इंडियन सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी है ऑन सिक्योरिटी, उसने 17,000 करोड़ रुपए की डील साइन की है। भारत इनमें से कौन से देश के साथ मिलकर एक मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल बनाएगा? इसका मिसाइल का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैरक 8। तो ये देश है इजराइल, और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतान्याहू। इजराइल बहुत लंबे समय से हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। अगर आप पूछें भारत के 5 सबसे क्लोज फ्रेंड्स, उनमें इजराइल आता है। तो नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू है यहाँ के प्रधानमंत्री, और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इनमें से कौन सा शहर है जिसने होस्ट किया नेशनल फोक फेस्टिवल ऑफ केरला? केरल का जो फोक त्योहार है 2017 के लिए, वो लॉन्च किया केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम ने। इनमें से भारत के कौन से राज्य में 4 दिवसीय लंबा 13वां एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस अभी हुआ, जिसका थीम था क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसा कृषि, ऐसा एग्रीकल्चर करो जो जिसपे एनवायरमेंट पे दुष्प्रभाव ना पड़े, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना चाहिए। तो ये आयोजित किया गया कर्नाटक के अंदर, एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस 2017। और कहां पे किया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो है बेंगलुरु के अंदर। इनमें से कौन से किस व्यक्ति ने किताब लिखी है जिसका नाम है जुडिशियल रिफॉर्म्स रीसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स? ये किताब किसने लिखी है? जुडिशियल रिफॉर्म्स रीसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स, इसको लिखा है दलवीर भंडारी ने, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक जज हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हाग में, जो है नेदरलैंड में। नेदरलैंड कंट्री को हम हॉलैंड भी बोलते हैं, और इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। और पहली बार वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम होम्योपैथिक दवाइयों के लिए आयोजित किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। आयुष के अंदर 5 डिपार्टमेंट आते हैं, ये आयुर्वेद आता है, योगा आता है, उनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। तो ये बनता है हमारा आयुष मंत्रालय, और आयुष मंत्री हैं हमारे श्रीपद येसो नायक। तो आपको बताना है ये जो वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम है ये भारत के कौन से शहर में आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया भारत में कैपिटल नई दिल्ली के अंदर। सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाते हैं भारत में हर साल? और ये सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट एक्ट 1944 में जो हुआ था उसकी 74वीं एनिवर्सरी इस बार हमने मनाई है, और इसको सेलिब्रेट करता है CBEC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। हर साल मनाया जाता है ये 24 फरवरी को, ये आपको याद रखना है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के चेयरमैन कौन है? नजीब शाह, वेरी इंपॉर्टेंट। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम बना था 1855 में, तो बहुत ही पुराना ये विभाग है। एशियन हॉकी फेडरेशन के नए वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? एशियन हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सुल्तान अहमद शाह, सुल्तान अहमद शाह। और एशियन हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में।
और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो भारतीय बने हैं, इनका नाम है अभिजीत सरकार। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश के तट पे है और चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, इन दोनों के बीच में 800 किलोमीटर लंबा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए $375 मिलियन का लोन किसने दिया है? लगभग 2200 करोड़ रुपए का लोन है। ये कौन से बैंक ने हमें दिया है? ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान डोमिनेटेड बैंक है, और इसका हेडक्वार्टर लेकिन जापान में नहीं है, मनीला में है, और मनीला फिलीपींस की राजधानी है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है ताकेहिको नकाओ। हमारे खेल मंत्री विजय गोयल, ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर विद इंडिपेंडेंट चार्ज। विजय गोयल जी ने कहा है कि पहला ग्रामीण खेल महोत्सव 25 से 31 मार्च तक आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। इसमें कितने खेल होंगे, कितने खेलों में कंपटीशन होंगे टोटल? तो टोटल कंपटीशन होंगे 5 कैटेगरीज के अंदर। तो पहला होगा एथलेटिक्स, खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी और रेसलिंग। इन 5 कैटेगरीज के अंदर ये होगा, और सुशील कुमार भी इसमें एक प्रदर्शनी मैच खेलेंगे। नासा का एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप होता है जो बहुत दूर की चीजें देखने के काम आता है। इस टेलीस्कोप का नाम है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। इसने अभी अभी बहुत सारे ऐसे ग्रह खोजे हैं जो ट्रैपिस्ट 1 नाम के तारे के आसपास हैं। ध्यान से सुनिए सवाल को, यह तारा है ट्रैपिस्ट 1। इसके आसपास कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कहते हैं कि धरती के जितने बड़े हैं और इन पे जीवन भी संभव है, और ये 39 लाइट ईयर्स अवे हैं। अब आपको यह बताना है कि जो कितने ये ऐसे प्लैनेट हैं जो खोजे गए हैं, ये आपको बताना है। तो टोटल प्लैनेट जो खोजे गए हैं, इनका नंबर है अर्थ लाइक प्लैनेट्स का 7 प्लैनेट खोजे गए हैं। महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन ने इनमें से कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जो कृषि से संबंधित जानकारी देगी किसानों को? महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन ने जो ऐप लॉन्च करी है, मोबाइल ऐप, इसका नाम इन्होंने रखा है माई एग्री गुरु। सीबीईसी फिर से न्यूज में आ रहा है। सीबीईसी ने लॉन्च करा एक मोबाइल ऐप जिससे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड जानकारी टैक्स पेयर्स को दी जाएगी। इस ऐप का नाम इन्होंने क्या रखा है? इसका नाम रखा है सिंपल एंड सोबर। सीबीईसी में जीएसटी जोड़ दो तो सीबीईसी जीएसटी। भारत के कौन से शूटर हैं जिन्होंने आईएसएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, उसमें 10 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? ये भारत के कौन से शूटर हैं? तो इनका नाम है पूजा घाटकर। और अगर पूछे मेल कैटेगरी में तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है, इनका नाम है जीतू राय। तो इन्होंने एक गोल्ड भी जीत लिया है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इसी के बीच में मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया मोबाइल पे कि जीतू राय ने 50 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल भी जीत लिया है। तो जीतू राय ने 2 मेडल जीत लिए हैं, 10 मीटर में ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक और 50 मीटर में स्वर्ण पदक। इसके अलावा पूजा घाटकर ने 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड कप के अंदर जीता है ब्रॉन्ज। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने 2 अवार्ड जीते हैं? एक बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव यानी वित्तीय समावेश को लागू करने के लिए नए प्लान बनाए हैं, और दूसरा बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल एंड चैनल टेक्नोलॉजी में रनर्स अप। ये स्मॉल बैंक कैटेगरी के अंदर IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2017, और इस बैंक का नाम है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है P जयराम भट्ट। ये इस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और इस बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलोर में। मैंगलोर याद रखिए, विजय बैंक का हेडक्वार्टर था बैंगलोर में और कर्नाटक बैंक का है मैंगलोर में। तो ये सब तथ्य याद रखिए। और ये बैंक बना कब था? 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस का एक हिस्सा। तो ब्रेटन वुड्स के जो जुड़वा हैं बंधु, उनमें एक तो IMF है और दूसरा वर्ल्ड बैंक है। इनको मिला के बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस। तो अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम को ढंग से पढ़िए, खासकर IAS के छात्र। तो इसके हिसाब से भारत का GDP अगले साल कितना ग्रो करेगा? इस साल तो बहुत कम ग्रो कर रहा है, इनके एस्टिमेशन के हिसाब से 6.6% ग्रो करेगा। अगले साल कितना करेगा? तो अगले साल इसमें इंप्रूवमेंट देखा जाएगा और 7.2% किया जाएगा। 7.2% ग्रो करेगा 2017-18 यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 में। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो हेड है वो कौन है, जिनको आप सेक्रेटरी जनरल या प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं? क्रिस्टीन लागार्डे। क्रिस्टीन लागार्डे हैं हेड ऑफ IMF, और ये फ्रांस की हैं, दूसरी बार लगातार चुनी गई। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने तंबाकू के ऊपर, तंबाकू का ना तो उत्पादन होगा ना उसको स्टोर कर सकते, उसका सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, गुटखा, पान मसाला, निकोटिन उत्पाद 1 साल तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ऐसा करने वाला राज्य बना पंजाब। गुटखा बैन हुआ है पंजाब के अंदर। और पंजाब में आप जानते हैं शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन सरकार है, और मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल। 11 मार्च को पंजाब का भविष्य तय होगा।
इनमें से कौन सा राज्य है जो 22वां राज्य बना उदय स्कीम को अपनाने वाला? उदय स्कीम है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। डिस्कॉम बोलते हैं वो कंपनियां जो बिजली का वितरण करती हैं, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बोलते हैं डिस्कॉम। डिस्कॉम कंपनियां सारी बैंकरप्ट हैं, उनमें पैसा डालने के लिए, उनको नई जीवन रेखा देने के लिए, जीवन लाइफलाइन देने के लिए उदय स्कीम स्टार्ट की गई है। 22वां राज्य जिसने अपनाया है वो है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ये भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चैमलिंग। इनमें से कौन से कंट्री ने होस्ट किया ब्रिक्स कंट्री का पहला शेरपा मीटिंग? पहला शेरपा मीटिंग आपसी सहयोग के लिए होस्ट किया गया चाइना के द्वारा। और ब्रिक्स बैंक को बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर एक और हेडक्वार्टर है इंपॉर्टेंट, एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर वो बीजिंग में है, लेकिन एनडीबी का शंघाई में। इनमें से कौन सा राज्य है जो 300 करोड़ रुपए की लागत से एक आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक ब्लड बैंक सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना रहा है? एक तो खून देने का जो बैंक है वो बनेगा और एक आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा, और ये दोनों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के हिसाब से बनेंगे 300 करोड़ रुपए की लागत से, और ये दोनों बन रहे हैं केरल के अंदर। इनमें से किस व्यक्ति को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी आईबीबीआई का होल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है सुमन सक्सेना। तो सिर्फ नाम याद रख लीजिए, सुमन सक्सेना। और ये हैं कौन सुमन सक्सेना? ये पूर्व डेपुटी सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डेपुटी, ये पूर्व हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इनमें से कौन सी बहुचर्चित और बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है? ये एक कार्ड पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी कार्ड पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आंध्र प्रदेश की सरकार ने साइन किया है एक एमओयू? ये किया इन्होंने वीजा के साथ, और एक और के साथ किया है। वो इतनी बड़ी कंपनी, वो कार्ड पेमेंट सॉल्यूशन के लिए नहीं किया है, वो कंपनी है थॉमसन रूटर। ये किया है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के लिए। ये थॉमसन रूटर आंध्र प्रदेश सरकार का जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लिटरेसी प्लेटफॉर्म, वो बनाएगी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाएगी, और वीजा के साथ किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश के लिए। इनमें से कौन सी मोबाइल नेटवर्क कंपनी है जिसने टेलेनॉर का इंडिया कम्युनिकेशन बिजनेस खरीद लिया है? टेलेनॉर, नॉर मतलब होता है नॉर्वे, यानी नॉर्वे की कंपनी है, और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और नॉर्वे का एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन, चेस का बेताज बादशाह। तो अब आपको बताना है टेलेनॉर कंपनी का भारत में बिजनेस किसने खरीद लिया है? भारती एयरटेल ने। भारती एयरटेल जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, और इसके सीईओ कौन है? उनका नाम है गोपाल विट्टल। गोपाल विट्टल हैं एयरटेल कंपनी के, भारती एयरटेल के सीईओ। और अगला सवाल है केनेथ एरो, इनका अभी निधन हो गया। आपको बताना है ये नोबेल प्राइज जीत चुके थे, तो इन्होंने कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था? केनेथ एरो बहुत ही बड़ा नाम था, इकोनॉमिक्स के अंदर इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1972 के अंदर। तो ये सब तथ्य आपको याद रखने हैं, 1972 में जीता था नोबेल प्राइज। इनमें से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना भारत का जो एक रजिस्ट्री बनाएगा वो लोग जो क्रिमिनल हैं और जिनके ऊपर सेक्स के कोई भी चार्जेस लगे हैं, जैसे रेप के या मोलेस्टेशन के, उत्पीड़न, किसी तरह का यौन उत्पीड़न, उसके चार्जेस जिनके ऊपर लगे हैं, उनकी एक रिपोजिटरी बनाएगा राज्य केरल। ये एक तरह का डेटाबेस होगा और ये पब्लिक डोमेन में होगा, यानी सब जान पाएंगे कि किस व्यक्ति ने कौन सा कानून तोड़ा है। और हमारी केंद्र सरकार ने अनाउंस किया कि वो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स का कौन सा सीरीज अब इशू करेगी। और आप जानते हैं सॉवरन गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी नवंबर 2015 के अंदर, और ये जो बॉन्ड है ये बहुत सारे बैंक हैं उनके थ्रू बेचे जाएंगे, और SHCIL यानी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू भी बेचे जाएंगे। ये होगा इसका चौथा सीरीज। पहली अंत्योदय एक्सप्रेस अभी अभी उसको हरी झंडी दिखाई गई। ये एक स्पेशली डिजाइन ट्रेन है आम आदमी के लिए। ये कौन से दो स्टेशन के बीच में चलेगी? फर्स्ट अंत्योदय एक्सप्रेस चलेगी दो स्टेशन के बीच जिनका नाम है हावड़ा और एर्नाकुलम। हावड़ा से एर्नाकुलम तक चलेगी फर्स्ट अंत्योदय एक्सप्रेस। और एक और ट्रेन चलाई गई है, वैसे ये कई सारी ट्रेन है, हम सफर एक्सप्रेस। ये चलेगी दो जगहों के बीच में, श्रीगंगानगर से तिरुचिपल्ली तक। श्रीगंगानगर से तिरुचिपल्ली तक चलेगी हम सफर ट्रेन। भारत ने इनमें से एक प्रोटोकॉल उसमें संशोधन किया है जिससे इस देश के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी उसमें संशोधन किया जा सके, जिससे जो कैपिटल गेन टैक्स है वो लेवी किया जा सके। तो आपको बताना है कौन से देश के साथ हमने ये डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी में संशोधन किया है। ये देश है हमारा मित्र इजराइल, और 1 अप्रैल से ये लागू होगा। इनमें से कौन से देश की अदालत ने
जो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव डिसीजन था उसको ब्लॉक कर दिया है। इस देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये कहा था कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये बायस्ड है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको लेकर ये बायस्ड है। तो इस देश की अदालत ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है उसे ओवररूल कर दिया है साउथ अफ्रीका की अदालत ने। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है हाग, नेदरलैंड में। और इस प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के जैकोब जूमा। इनका नाम याद रखिए। साउथ अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट देश है क्योंकि ये ब्रिक्स का हिस्सा है। और साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 3, प्रिटोरिया, ब्लॉमफोंटेन और केप टाउन। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अभी अभी 75 साल पूरे हुए हैं और इसने एक मोबाइल वॉलेट लॉन्च करा है जिसका नाम है बटुआ। बटुआ। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ये बैंक अब इसके इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचेगा और इसको बोलते हैं बंक एश्योरेंस। बंक एश्योरेंस मतलब होता है जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करता है जिससे वो उस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेच सके। तो ये इन्होंने किया है चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। और इस कंपनी का, चोलामंडलम कंपनी का हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। 2001 में ये कंपनी बनी थी। 3 दिवसीय एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ, भारत बोध इसका नाम था, कि भारत कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द आइडिया ऑफ भारत। तो इसको कौन सी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था? नई दिल्ली के अंदर। इसको ऑर्गेनाइज किया था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट किया है? यह देश भारत की रेलवेज को और ज्यादा सुरक्षा में हेल्प करेगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे जो रेलवे ट्रैक हैं उनमें से रेल की पटरियां उतर जाती है। तो ये रेलवे ट्रैक और रोलिंग स्टॉक सेफ्टी में भारत की मदद करेगा। ये देश है भारत का मित्र जापान। और जापान के जो हेड ऑफ स्टेट है उनका नाम है शिंजो आबे। येन करेंसी है, टोक्यो राजधानी है। और जापान का डोमिनेटेड, मैंने बैंक बताया था आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक, लेकिन उसका हेडक्वार्टर मनीला में है। तो ये सब तथ्य जापान को लेकर आपको याद रखने हैं। जापान में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुलेट ट्रेन चलती है जिसको बोलते हैं शिनकानसेन। इनमें से कौन पहली भारतीय पुलिस कमिश्नर बनी स्कॉटलैंड यार्ड? भारतीय नहीं, पहली फीमेल पुलिस कमिश्नर स्कॉटलैंड यार्ड के 188 साल के इतिहास में। तो स्कॉटलैंड यार्ड के 188 साल के इतिहास में पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है क्रेसिडा डिक। क्रेसिडा डिक। तो अभी अभी 3.8 लाख यानी 3.8 लाख ऑलिव रिडली टर्टल जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, एंडेंजर्ड मतलब ये लुप्त होने के कगार पर हैं, इन्होंने एक साथ मास नेस्टिंग की। तो आपको बताना है कि ये कहां पर देखा गया। ये जो फिनोमिना है ये देखा गया गंजम डिस्ट्रिक्ट में, और गंजम डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी इनमें से कौन सी अपनी मोबाइल ऐप का एक लाइट वर्जन निकाला है? लाइट वर्जन का मतलब ये होता है ये अगर आप इसको यूज करेंगे ऐप को तो ये डेटा कम खाएगा आपका। इसमें जो डेटा यूसेज है वो कम होगी, जिससे भारत जैसे देश में जहां पे स्लो इंटरनेट है और स्लो सर्विसेज है वहां पे भी लोग इसको यूज कर सकें। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है स्काइप, जो वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग के काम आता है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो है सत्य नडेला। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर स्टैक को यूज करने के लिए एक अनुबंध किया है? यानी कि जो इस राज्य का डेटा सेंटर है उसमें ये यूज करेगी माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर स्टैक। ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश ने करार किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और 112 फीट लंबा भगवान शिव की मूर्ति, स्टैचू, जिसका नाम है आदि योगी, ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया गया। तो कहां पर यह किया गया? यह किया गया कोयंबटूर में। कोयंबटूर है तमिलनाडु में। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति मौजूद थे यहां पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईशा फाउंडेशन के साधगुरु जग्गी वासुदेव। तो यह आपको याद रखना है। इनमें से कौन से राज्य के हाई कोर्ट ने एक इंट्रोड्यूस किया है ई पेमेंट गेटवे, यानी अब आप जो अदालत की फीस है वो आप इस पेमेंट पाथवे के थ्रू दे सकते हो, और ये इस राज्य की सरकार के साथ मिलकर इन्होंने बनाया है। तो ये राज्य है गोवा। गोवा। और हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे जो है, जो गोवा में है, वहां ये किया गया है। और गोवा में आप जानते हैं यहां पे भी चुनाव हुए थे और रिजल्ट आएगा 11 मार्च को। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं लक्ष्मीकांत पार्सेकर। लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। टर्की। टर्की ने इनमें से कौन से देश के साथ बहुत सारी चीजों में एमओयू साइन किए हैं, अनुबंध किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं, करार किया है, जैसे हाइड्रोकार्बन, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी। टर्की ने यह किया है पाकिस्तान के साथ। और टर्की के जो प्रेसिडेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एर्डोगान उनका नाम है। टर्की की राजधानी है अंकारा। इनमें से कौन से बैंक ने RFID एनेबल्ड बैंकिंग कार्ड निकाले हैं? इसका मतलब यह है अगर आप ये बैंकिंग कार्ड लेके
जाते हैं बैंक के अंदर, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बैंक का जो मैनेजर है उसके कंप्यूटर पे आ जाएगी। तो बैंक मैनेजर को आपकी सारी डिटेल पता चल जाएगी सिर्फ आपके बैंक में घुसते ही। तो ये टेक्नोलॉजी अभी अभी की है देना बैंक ने। देना बैंक ने RFID एनेबल्ड बैंकिंग कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है। इनमें से कौन से खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का अवार्ड मिला है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा, मेल प्लेयर ऑफ द ईयर? ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं और इनका नाम है जॉन जॉन डोमेन। जॉन जॉन डोमेन। इनमें से कौन सा देश है जिसने पहले दिन बहरीन में जो विकलांगों के लिए या दिव्यांगों के लिए कह सकते हैं, दिव्यांग ज्यादा अच्छा शब्द है, दिव्यांगों के लिए जो साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई 12.8 किलोमीटर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल, उसमें तीनों मेडल जीत लिए, यानी गोल्ड मेडल भी, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों जीत लिए पहले दिन। ये चमत्कार करके दिखाया, चमत्कारी प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों ने किया। और 3 खिलाड़ी हैं भारत के, एक है अभिषेक, एक है दिविज शाह और तीसरे हैं हरिंदर सिंह। भारत ने बांग्लादेश के साथ एक MOU साइन किया है। भारत दोनों देश मिलकर बनाएंगे सिलेट सिटी। तो सिलेट सिटी में भारत कितना धन लगाएगा? बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका, इसको लिखते हैं TK शॉर्ट में। तो भारत कितना टका लगाएगा बांग्लादेश में? ये मुद्रा होगी 240 मिलियन टका। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। भारत में पहला हिल स्टेशन बाईसाइकिल पाथ, यानी पहाड़ी एरिया जिस पर आप बाईसाइकिल चला सकते हैं, ऐसा भारत का पहला रास्ता कहां पर इनॉग्रेट हुआ? यह इनॉग्रेट हुआ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के अंदर। 20 किलोमीटर लंबा यह साइकिल चलाने का रास्ता है और यह सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरता है। ध्यान से सुनिए, सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब एग्जाम में यह भी पूछ सकते हैं कि सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, क्योंकि ये न्यूज के अंदर आ गई है। इनमें से एक 2 दिन लंबा मोनेस्टिक फेस्टिवल, यानी जो मॉन्क्स होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, बुद्धिस्ट, उनका एक फेस्टिवल है जिसमें ये कहते हैं कि जो शैतानी आत्माएं हैं उन्हें दूर भगाती है, ये बुरी नजर दूर भागती है। लद्दाख के अंदर ये त्यौहार मनाया गया। इसका नाम क्या है? इस त्यौहार को बोलते हैं लाइकर एंड दोस्मोचे। लाइकर एंड दोस्मोचे। और जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उसने कितने मेंबर को सस्पेंड कर दिया है कि वो वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि उन पर कुछ धन बकाया है। तो टोटल कंट्री है ये 6। और आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। तो 6 देश हैं जिन पे प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उन्होंने जो उनका साल का जो पैसा देना होता है संयुक्त राष्ट्र संघ को, वो उन्होंने नहीं दिया। ये देश है वेनेजुएला जिसपे 24 मिलियन बकाया है, $24 मिलियन। लिबिया है, पपुआ नी गिनी है, सूडान है, वनुआटू है और काबो वर्डे है। तो ये सब आपको याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है वो है पीटर थॉम्सन। UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं पीटर थॉम्सन और 1945 में सब जानते हैं ये बना था। केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है कि मनरेगा में, ध्यान से सुनिए, मनरेगा में मिनिमम 100 दिन गारंटेड एम्प्लॉयमेंट होता है, रोजगार होता है 100 दिन। उसको बढ़ा के इस राज्य में 150 दिन कर दिया जाएगा, जिससे इस राज्य में बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि 100 दिन से रोजगार बढ़ा के मिनिमम 150 कर दिया जाएगा। और यह किया जाएगा तमिलनाडु के अंदर। सरकार ने अभी अभी 3000 करोड़ रुपए इनमें से कौन से बैंक को दिवालियेपन से बचाने के लिए डाले हैं? और ये इसलिए डाले हैं क्योंकि हम बेजल 3 नॉर्म्स हमें फॉलो करने होते हैं जो 31 मार्च 2019 तक हमें फॉलो करने हैं। तो अगर सरकार फॉलो नहीं करेगी तो फिर बेजल 3 कंप्लायंट है, तो हमें करने ही पड़ेंगे। ये जो बैंक है दिवालिया हो चुका है, इसको बोलते हैं IDBI बैंक। इसमें 3000 करोड़ रुपए का धनराशि इसमें डाली गई है और इस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किशोर खरात। यह बैंक 1964 में बना था और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, IDBI बैंक। इनमें से कौन सी टीम ने आर्मी पोलो चैंपियनशिप अभी अभी जीती है? आर्मी पोलो चैंपियनशिप जीती है। ये पोलो खेल होता है, इसमें घोड़े पे बैठ के, हॉकी जैसा खेल है लेकिन घोड़े पे बैठ के खेलते हैं। तो हॉकी और घुड़सवारी का मिश्रण आप इसे कह सकते हैं। राजा महाराजा खेलते थे पहले पोलो जीती है 61 कवालरी ने और इन्होंने फाइनल में हराया आर्मी सर्विस कॉर्प्स को। तो आर्मी सर्विस कॉर्प्स को इन्होंने फाइनल में हराया। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कहा है कि इनमें से जो स्कूल हैं, स्कूल के अंदर जो बसें होती हैं उनमें क्या चीज अनिवार्य होनी चाहिए, मैंडेटरी? CCTV कैमरा लगा होना चाहिए हर बस में, GPS होना चाहिए, स्पीड गवर्नर होना चाहिए। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यानी अब ये नए रूल बनाए हैं, इनके हिसाब से अगर बच्चे बैठे हैं स्कूल की बस है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड नहीं रख सकती और बस के अंदर GPS भी होना चाहिए और CCTV कैमरे भी लगे होने चाहिए। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक रेलवे टिकट बुकिंग कराने के लिए एक फैसिलिटी लॉन्च करी है IRCTC यानी इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर? यह बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है और इसके
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पवन बजाज। एक बात याद रखिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आजादी से पहले बना था और इसके बाद आज तक 2017 में मैं बात कर रहा हूं, कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जिसका किसी भी भारत के पूर्वी राज्य में कोई हेडक्वार्टर हो सिवाय बंधन बैंक के। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर भी कोलकाता के अंदर है। इनमें से किस भारतीय को इंडियन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? अर्नेस्ट एंड यंग कंसल्टेंसी कंपनी द्वारा। भारत के सर्वश्रेष्ठ नए बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर हैं इस साल के, वो हैं विवेक चंद सहगल जो मदरसन सुमी सिस्टम के फाउंडर हैं, और नंदन नीलेकनी जिनका बहुत अहम रोल रहा था आधार कार्ड में, इनको मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दिल्ली की कैबिनेट ने जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, सेमी स्किल्ड हैं और स्किल्ड वर्कर, इनका जो रोज की दिहाड़ी है, मिनिमम वेज है, उसमें कितनी बढ़ोतरी की है? कितने परसेंट मिनिमम इसमें बढ़ोतरी की गई है? टोटल जो बढ़ोतरी की गई है वो की है 37%। 37%। जो प्रोपोजल था वो 50% का था, लेकिन 37% किया गया है। और दिल्ली के जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल, नजीब जंग के बाद बने थे अनिल बैजल। इनमें से भारत ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट कौन से कंट्री के साथ किया है? अब ये एग्रीमेंट इस तरह का है कि इसमें जो विदेशी पूंजी निवेश आएगा उसको प्रोमोट किया जाएगा और ये देश भारत की मदद करेगा। ये देश है जर्मनी, और जर्मनी की जो चांसलर हैं वो हैं एंजेला मर्कल। लेकिन जर्मनी से रिलेटेड ये पूछेंगे, जर्मनी की नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए राष्ट्रपति बने हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमियर। फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमियर, आप ऐसे याद रख लीजिए, जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं वो काफी फ्रैंक हैं। और एक सीड वॉल्ट है जिसको कहते हैं डूम्सडे वॉल्ट। इसमें 50,000 बीज ऐसे हैं जो रखे गए। मैं इसका कंसेप्ट आपको बता देता हूं। ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया अगर खत्म हो जाए तो हमें जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं उनके बीज कहीं पे सेफ करके रखने चाहिए, सुरक्षित रखने चाहिए, जिससे हम दोबारा जीवन को शुरू कर सकें। तो एक डूम्सडे वॉल्ट है जिसमें 50,000 बीजों को और जोड़ा गया है, जिससे प्लेनेट है जो उसको ग्लोबल फूड क्राइसिस से बचाया जा सके। तो ये कौन से डूम्सडे वॉल्ट की बात हो रही है? ये है स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट आर्कटिक। इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ हमने अपने स्ट्रेटेजिक डायलॉग को अपग्रेड किया है दोनों देशों में रिश्ते सुधारने के लिए? और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका नाम है एस जयशंकर। इन्होंने वार्ता की इस देश के फॉरेन मिनिस्टर वैंग ई के साथ। वैंग ई, ये देश है चाइना। और इसमें कई मुद्दों पर बात हुई, जैसे चाइना हमें एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा नहीं बनने दे रहा है, उस पर बात हुई। और हम मौलाना मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद के चीफ हैं उनको हम टेररिस्ट घोषित करना चाहते हैं, पर चाइना हमें वो भी नहीं करने दे रहा है। तो इस पे कुछ मुद्दों पे बात हुई जिसमें हम आपसी सहयोग कर सकें। इनमें से कौन से बैंक का बोर्ड है जिसने कहा, मंजूरी दे दी कि कुछ हम डाइवेस्ट करेंगे जिससे हमें धन इकट्ठा कर सकें? डाइवेस्ट का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे आपने निवेश किया हो तो आप उसे वापस खींच लें, जिससे आप उसको बेच के थोड़ा पैसा इकट्ठा कर सकें। तो ये डिसीजन लिया है आईडीबीआई बैंक ने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच के अंदर है। और 5 इंडियंस हैं जिन्होंने अल्ट्रामैन फ्लोरिडा नाम की एक बहुत ही कठिन ये रेस होती है, इसमें हिस्सा लिया। तो इनमें से सबसे फास्ट कौन था? तो सबसे फास्ट थे कौस्तभ रडकर। ये 3 दिवसीय इवेंट होती है। इसमें पहले दिन आपको 10 किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है और 149 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है, साइकिल चलानी होती है। दूसरे दिन आपको 273 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है और तीसरे दिन 84 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो बहुत ही टफ होता है ये करना। लेकिन इसमें मिलिंद सोमन ने भी हिस्सा लिया था, जो मशहूर एक्टर और मॉडल रह चुके हैं, मिलिंद सोमन। और डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इनमें से कौन से फेडरल गाइडलाइन है जो वापस ले लिए, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किए थे? किस मुद्दे पर ये किए हैं? तो ये किया है ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को लेकर। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट जो विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक हैं, अब ये स्कूल्स में बाथरूम और लॉकर रूम यूज कर सकते हैं। इनमें से कौन सी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है जिसने जीएसएम एसोसिएशन के साथ मिलकर यह कहा है कि भारत में जो डिजिटल पेमेंट जो इंडस्ट्री है वो 2020 तक $500 बिलियन क्रॉस कर जाएगी और भारत में 50% इंटरनेट यूजर हैं जो डिजिटल पेमेंट यूज किया करेंगे 2020 तक? यह कहा है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी ने। इनमें से कितने राइटर हैं जिन्हें इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाएं होती हैं जो हमारे ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा इंग्लिश होती है और राजस्थानी होती है। इंग्लिश और राजस्थानी हमारे ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये 2 और हैं और 22 हैं जो ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस हैं, तो टोटल 24। और अवार्ड भी इस बार मिला 24 को। इनमें से कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने मेडिकल प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है राहत?
इसका मतलब यह है कि इस राज्य में जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, जो पुअर हैं, उनको हार्ट अटैक ना आए, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। तो ये ऑपरेशन या प्रोजेक्ट राहत लॉन्च किया है राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे ने। सो आंसर है राजस्थान। और एक मशहूर मराठी कवि जिनको मिला है फर्स्ट प्राइज विशाखा पुरस्कार मराठी भाषा गौरव दिन, इन्होंने किताब लिखी है मराठी में जिसका नाम है जानीवांचे हिरवे कोम। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर योगिनी सतारकर पांडे, और इन्हें मिला है फर्स्ट प्राइज मराठी भाषा गौरव दिन के दिन। इनमें से कौन सी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जिसने फूड टेक्नोलॉजी कंपनी गौरव के साथ हाथ मिलाया है, जिससे ये मुंबई के अंदर डिस्काउंटेड रेट पर भोजन दे सके? ये हाथ मिलाया है ओला ने, ओला। और ओला का फाउंडर आपसे पूछेंगे तो उसका नाम है भाविश अग्रवाल। ये है सीईओ ओला का। और साथ में अंकित भाटी, दो लोगों ने मिलकर कंपनी फाइंड की थी, अंकित भाटी और भाविश अग्रवाल, 2010 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डीआईपीपी ने डेटा रिलीज करा है। इसके हिसाब से भारत में कितना पूंजी निवेश आया, विदेशी पूंजी निवेश आया 2016 में, कितने % वृद्धि हुई? तो 2015 में भारत में आया था टोटल पूंजी निवेश $39 बिलियन और 2016 में आया $46 बिलियन। तो टोटल वृद्धि हुई 18%। याद रखिए, सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो एफडीआई आया वो सिंगापुर से आया, और दूसरे नंबर पे मॉरिशियस। और सबसे ज्यादा भारत में जो एफडीआई आया वो सर्विसेज के अंदर आया, और सर्विसेज के बाद दूसरे नंबर पे टेलीकॉम। इनमें से कौन सा आईआईटी है जिसके साइंटिस्ट ने मिलकर एक चीज बनाई है जिसको बोलते हैं फिजिकली अनक्लोनेबल फंक्शन? ये एक फिंगरप्रिंट जनरेटर है जो इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस पे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होगा। ये प्रोजेक्ट किया है आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट ने। और बस इतना आपको याद रखना है। उस रियो ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने अभी अभी न्यू दिल्ली मैराथन जीत लिया? न्यू दिल्ली मैराथन जीता थनाक्कल गोपी ने। इन्होंने रियो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था। इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने यह कहा है कि भारत G20 कंट्रीज में सबसे फास्ट ग्रो करेगा? 2017 में 7.1% इन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्ट की है, और यह किया है मूडीज ने। तो दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसके अंदर आती है स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और फिच। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। मूडीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरफियस ये दुनिया का सबसे पहला टेबल टेनिस का रोबोट है। ये ऐसा रोबोट है जो टेबल टेनिस खेलना सिखाता है, और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी है। ये फॉरफियस कौन से देश के वैज्ञानिकों ने लॉन्च करा है, बनाया है? इसको बनाया है जापान के वैज्ञानिकों ने। सो आंसर है जापान। इनमें से कौन से भारत के बॉलर हैं जिन्होंने कपिल देव का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया एक सीजन में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस में विकेट लेने का? कपिल देव ने 63 विकेट लिए थे 13 मैचों के अंदर, 13 टेस्ट मैचेस के अंदर। इन्होंने 10 मैचों के अंदर ही 67 विकेट ले लिए हैं, और ये 250 विकेट लेने वाले दुनिया में सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। तेज का मतलब यहां पे तेज मतलब बॉल की स्पीड में नहीं, सबसे फास्ट इन्होंने 250 विकेट कवर किए हैं। तो ये है रविचंद्र अश्विन, भारत के ऑलराउंडर। इनमें से न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से इनमें से भारत का कौन सा शहर है जो सबसे धनी है? टोटल यहां पे धन है $820 बिलियन। भारत का सबसे धनी शहर, ये आसान है, मुंबई, क्योंकि भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है ये। दूसरे नंबर पे दिल्ली है, तीसरे नंबर पे बेंगलुरु है। इनमें से किस व्यक्ति को नागालैंड के नए मुख्यमंत्री ने फाइनेंस एडवाइजर बनाया है? ये हैं नागालैंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया, TR ज़ेलियांग। और नागालैंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? शुरोजिली लिएजित्सु। तो थोड़ा सा नाम इनका प्रोनाउंस करना कठिन है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। एयर इंडिया एयरबस कंपनी के कितने प्लेन उड़ाएगा 2019 तक? एयरबस कंपनी फ्रांस की कंपनी है, बहुत बड़ी, और ये विमान बनाती है, कमर्शियल विमान बनाती है। टोटल एयर इंडिया का जो टारगेट है वो है 29 एयरबस के ये प्लेन उड़ाएगा मार्च 2019 तक। इनमें से कौन सी इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स इन आईटी सेक्टर, यानी दुनिया के 3 सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो आईटी सेक्टर में है, इसका दर्जा दिया ब्रांड फाइनेंस ने, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल ब्रांड वैल्यूएशन फर्म है? यह है कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि टीसीएस के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है जिन्होंने एन चंद्रशेखरन से उनका पद लिया? तो ये हैं राजेश गोपीनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजेश गोपीनाथन है टीसीएस के
सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर, और एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया। इनमें से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के नए स्पोक्समैन कौन बने हैं, नए प्रवक्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विकास स्वरूप थे पहले, जिन्होंने क्वेश्चन एंड आंसर किताब भी लिखी थी, जिसके ऊपर स्लम डॉग मिलियनेयर पिक्चर भी बनी थी। और अब बने हैं गोपाल बगले। भारत के कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट्स कमीशन में पिछले साल शुमार किया गया था, और अब ये रिप्रेजेंट करेंगे इसी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंदर। अभी इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है नंबर 10, दुनिया में नंबर 10 की खिलाड़ी हैं ये, साना नेहवाल इनका नाम है। इनमें से कौन से अमेरिकी गायक हैं जिन्हें अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये अमेरिका की बहुत मशहूर सिंगर हैं और इनका नाम है नॉर्मानी कॉल्डेई। और जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, इसका हेडक्वार्टर है अटलांटा जॉर्जिया के अंदर। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी एनसीएईआर के हिसाब से भारत का कितना जीडीपी ग्रो करेगा और इस साल यानी करंट फिस्कल के अंदर? और जो पुराना एस्टीमेट था इनका वो 7.6% था, तो अब नया एस्टीमेट कितना है फाइनेंशियल ईयर 2017 के लिए? तो अब है 6.9%। तो थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया डिमोनेटाइजेशन की वजह से। और जो प्रेसिडेंट हैं एनसीएईआर के वो हैं नंदन निलेकनी, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। अभी अभी रिसेंट जो जर्नल है बायोलॉजिकल कंजर्वेशन, उसमें एक खबर छपी, इसके हिसाब से कौन सा इनमें से देश है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर हुआ सीजर का, क्योंकि जो जो कछुए हैं उनका अवैध व्यापार बहुत ज्यादा हुआ, तो ये देश है इंडिया। और टोटल 14 ऐसी प्रजातियां हैं कछुओं की जो जिनका अवैध व्यापार हुआ। जो वन विभाग है उन्होंने 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब बिल्कुल ही जो बस लुप्त होने के कगार पे हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी आईयूसीएन कैटेगराइज करता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल इत्यादि में। तो 2 ऐसे पौधों की प्रजातियां हैं जो बिल्कुल लुप्त होने वाली हैं। ये नेशनल पार्क में देखे गए, केरला के एक कौन से नेशनल पार्क में देखे गए? तो ये देखे गए एराविकुलम नेशनल पार्क में, जो है मुनार के अंदर। मुनार केरला के अंदर एक बहुत मशहूर हिल स्टेशन है। WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, इनके हिसाब से कितने भारतीय हैं जो डिप्रेशन का शिकार हुए 2015 में? कितने भारतीय हैं? भारत और चाइना में 50% टोटल नंबर है दुनिया में जितने ज्यादा डिप्रेशन के मरीज हैं उनका। तो दुनिया के आधे जो डिप्रेशन के मरीज हैं वो भारत और चाइना के अंदर हैं। और भारत के अंदर 2015 में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हुए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सरकार ने जो नंबर ऑफ रजिस्टर हैं जो लेबर लॉज के तहत आपको मेंटेन करने होते थे, वो 56 से कम करके कितने कर दिए हैं? तो वर्ल्ड बैंक देता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसमें हम इंप्रूव करना चाहते हैं। 56 से घटा के इन जो लेबर कानून है इनका नंबर कर दिया गया है 5। जो नंबर ऑफ रजिस्टर मेंटेन करते हैं उनका नंबर 56 से घटा के 5 कर दिया गया है। इनमें से कौन सा कंट्री है जो G20 का मेंबर है, जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जिसने रोजगार जनरेट किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू? और ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए भारत के अंदर एफडीआई के थ्रू। टोटल 2000 साल से लेके और 2016 साल के अंदर 3,71,000 जॉब्स क्रिएट किए यूनाइटेड किंगडम ने। और अभी अभी एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, इसके हिसाब से कौन सा ऐसा जानवर है जो लुप्त होने ही वाला है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इसको मारा जा रहा है पोचर्स के द्वारा और इसकी अवैध व्यापार किया जा रहा है। और इसका नाम है ब्लैक राइनोसोरस। ब्लैक राइनोसोरस। भारत के जो स्टील इंपोर्ट हैं जनवरी 2017 में कितने गुना हुए पिछले साल जनवरी के मुकाबले? पिछले साल जनवरी में हमने 0.274 मेगा टन हमने स्टील उसका एक्सपोर्ट किया था यानी निर्यात किया था। तो इस साल कितना गुना किया उसका? इस साल हमने किया उसका 3 टाइम्स। सिर्फ एक ही साल में स्टील का निर्यात बढ़ गया है 3 गुना। नई कैटरिंग पॉलिसी आई है रेलवेज की, इसके हिसाब से कितना परसेंटेज कोटा है वुमेन का? जो माइनर कैटरिंग यूनिट्स हैं हर स्टेशन पे, उसमें महिलाओं के लिए जो कोटा है वो है 33% न्यू कैटरिंग पॉलिसी के हिसाब से। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये सबसे बड़ी कांग्रेस होती है, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर। ये कहां पे हुई? स्पेन के अंदर कैटालोनिया रीजन के बार्सिलोना शहर के अंदर हुई मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। सिडबी ने 30 फंड मैनेजर्स के लिए टोटल कितना धन सैंक्शन किया है? लघु उद्योगों में ये निवेश करेंगे। टोटल धन है 1112 करोड़ रुपए। और ऑस्कर अवार्ड हुए, 89th ऑस्कर थे, अकेडमी अवार्ड इन्हें ऑस्कर भी कहते हैं। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? टोटल सबसे ज्यादा अवार्ड जीते ला ला लैंड ने, 6 ऑस्कर जीते। 14 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई थी लेकिन 6 ऑस्कर जीते, लेकिन बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला मूनलाइट को। और इनमें से कौन सा राज्य है जो नंबर 1 रैंक किया है जिसने लेसर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में? यानी इस राज्य में जो बच्चे हैं
सबसे कम मरते हैं जो पैदा होते हैं उनमें से। तो इसमें टॉप 3 नंबर 1 पे है गोवा, दूसरे नंबर पे है केरला और तीसरे नंबर पे है पुडुचेरी। तो आंसर है गोवा। गोवा। और पूरे भारत में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो है 42 हर 1000 बच्चों पे, यानी भारत में हर 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें से 42 मर जाते हैं। पेटीएम ने अपना बिजनेस अलग कर लिया है, दो, एक वॉलेट है जो जिसे आप पेमेंट करते हैं और एक ई कॉमर्स बिजनेस है जिस वेबसाइट पे जाके आप शॉपिंग करते हैं paytm.com पे। तो इन्होंने जो इनका ऐप का जो बिजनेस है, स्टैंड अलोन ऐप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है पेटीएम मॉल। वो एक मॉल की तरह है जहां पे आप शॉपिंग करते हैं, और इसमें एक अलग इन्होंने कैटेगरी भी बनाई है जिसको बोलते हैं पेटीएम बाजार। इनमें से कौन से भारत के मशहूर एक्टर हैं जो साइट सेवर्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो उनके लिए काम करता है, जो देख नहीं सकते, विजुअली इंपेयर्ड हैं, उनके लिए काम करता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। ये है मशहूर एक्टर कबीर बेदी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी आईसीएआर के हिसाब के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पीके चक्रवर्ती। इनके हिसाब से भारत की जो कितने % ऐसी फसल है जिसे कीड़े खा जाते हैं, जो पेस्ट हैं वो खा जाते हैं, इसकी वजह से वेस्ट हो जाती है, तो टोटल है 35%। 30 से 35 इन्होंने रेंज दी थी, तो 35% तक भारत की फसल को कीड़े नष्ट कर देते हैं। पी शिवशंकर, इनका भी अभी निधन हो गया, तो ये इन्होंने कौन से मंत्री ये नहीं थे केंद्र सरकार में? तो ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी रह चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी, मानव संसाधन, कानून मंत्री, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ये नहीं थे। इनमें से कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी अभी ओपन 13 मार्से टूर्नामेंट जीता फ्रांस के अंदर? और फ्रांस के ही ये खिलाड़ी हैं, इनका नाम है जो विल्फ्रेड सोंगा। भारत इनमें से कौन से देश के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेगा सिनेमा के माध्यम से? ये अभी अभी डील साइन हुई है, और ये देश है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी है कीव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रशिया का पड़ोसी देश कीव, और इसमें मुद्रा चलती है हर्विनिया। इनमें से भारत के कौन से शूटर हैं जिन्होंने डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर जीता है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो चल रहा है इसमें सिल्वर मेडल? तो ये जीता अंकुर मित्तल ने। अंकुर मित्तल ने जीता डबल ट्रैप शूटिंग में। डबल ट्रैप शूटिंग वही है जो राज्यवर्धन सिंह राठौर जिन्होंने सिल्वर जीता था ओलंपिक्स में, और अंकुर मित्तल ने ये जीता डबल ट्रैप में। और इसके अलावा जीतू राय ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता ब्रॉन्ज और 50 मीटर में जीता गोल्ड। इनमें से कौन सा देश है जिसने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने मिलिट्री संबंध दोबारा शुरू कर दिए हैं? बीच में सस्पेंड कर दिए थे, दोनों देशों में बात बंद हो गई थी, मिलिट्री को लेकर कॉपरेशन बंद हो गया था। यह देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इनमें से किस खिलाड़ी को कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 10वें सालाना ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स द्वारा? कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला भारत के कैप्टन विराट कोहली को। टोटल 12 टेस्ट मैच खेले भारत ने 2016 में, इसमें से 9 में भारत ने जीत हासिल की। इसके अलावा कुछ और अवार्ड भी थे, जैसे टेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला बेन स्टोक्स को जो इंग्लैंड के वाइस कैप्टन है, और बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला स्टुअर्ट ब्रॉड को। इसके अलावा वनडे में बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर मिला क्विंटन डे कॉक को, क्विंटन डे कॉक, और बॉलिंग के लिए सुनील नारायण को वनडे बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। अब आपके लिए सवाल, क्विंटन डे कॉक कौन से देश के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी एक इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्ष हैं आरबीआई की मीना हेमचंद्र। ये किस चीज पर एक्शन लेगी, किस चीज के ऊपर ये काम करेगी? मीना हेमचंद्र देखेगी साइबर थ्रेट्स को रिलेटेड, क्योंकि हम डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसमें जो कंप्यूटर पे अटैक्स होते हैं, हैकिंग वगैरह, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो साइबर अटैक्स के ऊपर ये इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी काम करेगी और सजेशंस देगी। इनमें से कौन सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसने 5G आईटी बेस बैंड यूनिट यानी BBU का एक इक्विपमेंट, एक नेक्स्ट जनरेशन ये इक्विपमेंट यूनिट लॉन्च करी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो बार्सिलोना के अंदर हुई? इस कंपनी का नाम है ZTE कॉर्पोरेशन और इसका हेडक्वार्टर है चाइना के शेनजेन शहर के अंदर। इनमें से कौन सा देश है जो रशिया के साथ मिलकर नाभिकीय ऊर्जा का जो ईंधन है वो बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा न्यूक्लियर फ्यूल? ये एग्रीमेंट किया इस देश ने, ये देश है ईरान, और ईरान की राजधानी है तेहरान। ये बहुत स्ट्रेटेजिकली किया गया है अमेरिका को नज़र में रखते हुए। और ईरान के जो बहुत इंपॉर्टेंट जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं हसन रूहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईरान की करेंसी है रियाल। बीरेंद्र सिंह यादव ये भारत के राजदूत हैं अभी घाना में, घाना की राजधानी आक्रा में ये रहते हैं। तो अभी ये कौन से देश में साथ साथ भारत के राजदूत होंगे? ये देश है टोगो, छोटा सा देश है टोगो, टोगो की राजधानी है लोम। देना बैंक ने इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट? ये इन्होंने किया है अपोलो म्यूनिक के साथ, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस।
इनमें से कौन सी टीम ने अपना पहला हॉकी इंडिया लीग जीता? और ये चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम के अंदर हुआ। ये जीता दबंग मुंबई को हरा के कलिंगा लांसर्स ने। तो कलिंगा लांसर ने अपना पहला हॉकी इंडिया लीग जीता। हरियाणा की सरकार ने एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है जिससे वो राज्य में जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो, उसको मॉनिटर कर सके, उस पर नजर रख सके, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ प्रोग्राम के तहत। तो ये ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने कहां बनाया है, कौन से हरियाणा के जिले में बनाया है? ये बनाया है इन्होंने पानीपत के अंदर। टाटा कम्युनिकेशन ने इनमें से कौन सी अमेरिकी कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ये दोनों मिलके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे और इसका नाम होगा लोरा नेटवर्क। लोरा नेटवर्क टाटा कम्युनिकेशन लॉन्च करेगा एचपी के साथ मिलके, यानी ह्यूलेट पैकर्ड के साथ मिलके। और भारत की पहली एक डेडिकेटेड हेलीपोर्ट ये बन रही है 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से। पवन हंस इसे बना रहा है। ये कहां पर बना रहा है? ये भारत का पहला डेडिकेटेड हेलीपैड होगा जहां पे हेलीकॉप्टर उतर सकता है। ये 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है दिल्ली के अंदर। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं अशोक गजपति राजू। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे देश का पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सर्विस सेंटर इनॉग्रेट हुआ है? पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सर्विस सेंटर भारत का पहला विदिशा के अंदर हुआ है। विदिशा है मध्य प्रदेश के अंदर। इनमें से किस व्यक्ति को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए नया जो हमारा कमीशन है उसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये सिर्फ नाम याद रखिए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है नंद कुमार साई। ये जगह लेंगे रामेश्वरन ओराओन की। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? ये सीवी रमन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था और इन्होंने रमन इफेक्ट का आविष्कार किया था इस दिन, तो इनकी याद में मनाते हैं नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हर साल। तो ये थे सबसे बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस वीक के। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस की क्वालिटी ज्यादा थी लेकिन नंबर थोड़ा सा कम था। टोटल क्वेश्चन थे लगभग 155 के आसपास। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, कोशिश करिए उनका जवाब खुद देने की, और अगर ना आप अटेम्प्ट कर पाए तो फिर आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उनका सही उत्तर आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।